हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर क्लासेस। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री से आपका जो चैप्टर है वैद्युत रसायन यानी तीसरा जो चैप्टर है, उसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हैं, ये थ्योरेटिकल है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। इसके ठीक बाद आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल के बाद न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट करके के क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल इस वीडियो में आपको लाया गया है। तो ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। पूरा आपका जो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही चैप्टर वाइज यहाँ पे मिलने वाला है। डेली फिजिक्स का भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के सामने लिखा नहीं हूं कि ये बोर्ड एग्जाम मतलब पिछले साल ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ करके तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला आपका जो क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ऐसे ही पेपर में ये प्रश्न आएगा और इसका परिभाषा आपको लिखना होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी लिखना होता है, तब जाके नंबर मिलता है, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सिंपल तरीका समझिए कि किसी धातु की छड़ को, कह रहा है किसी धातु की छड़ को अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही या जिसे हम क्या कहते हैं, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसी मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं ना। एक बार अच्छे समझ लेंगे तो इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे समझ पाएंगे हमेशा के लिए। किसी धातु की छड़ को, अगर हम किसी धातु की छड़ को क्या करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोलर धातु के आयन के सांद्रता के विलयन को आपस में डुबो देंगे, और डुबोने पर धातु और जो विलयन होगा उसके जो मध्य मतलब बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से डिनोट करते हैं। समझे ना। इस तरीके से याद कर लीजिए। जितने क्वेश्चन है वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है इस बार बोर्ड एग्जाम में या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे समझिए बाबू, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, रिलेशन, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। अगर ये पेपर में पूछता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की थ्योरी बताइए, तो ये छोटा सा एक लाइन का दे देना है, ठीक है। तो जैसे कि एन प्लस यानी धन आयन प्लस एन ऋण आयन से क्या बना है, एम बना है, मैंगनीज, ठीक। तो ये धातु आयन है। ये क्या है, धातु आयन है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है कि धातु आयन सांद्रता के विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होगा, हमारा धातु एम प्राप्त होगा। ऐसी एक हमारे वैज्ञानिक नर्नस के अनुसार हम अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया था, देखिए संबंध की ई इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT लॉग, यहाँ पे देखिए NF 10 1 में क्या है, एम एन, ठीक है। इस तरीके से नर्नस्ट के नियमानुसार आप बता सकते हैं, इस तरीके से संबंध होता है। अच्छे से पढ़ना है। आगे के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल का मतलब क्या होता है, विद्युत तो जानते हैं, अपघट्य क्या होता है। तो प्रबल का मतलब यहाँ पे अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले देखिए कि विद्युत अपघट्य, जो विद्युत का मतलब लाइट दिया जाता है किसी में, तो उसमें जो अपघट्य प्राप्त होता है, जैसे कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूर्णतः मतलब लगभग पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं, जिससे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। बाबू देखिए, जैसे एग्जांपल आपको बता दें कौन कौन से जैसे धातु हैं NaCl, ठीक है, KCl, इसके बाद HCl, ऐसे ऐसे बहुत सारे धातु हैं जो प्रबल अपघट्य में क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो इसको हम बताएंगे, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे से छाप के आना है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, इसका PDF भी पूरा आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल तो आपने पढ़ लिया, अभी जस्ट पढ़ा है। ये पेपर में आने का चांस है, प्रबल आए या दुर्बल आए, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है।
तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, समझ लीजिए। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलायक में बहुत कम आयनन होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखिए अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, जिससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही इसको थ्योरी के माध्यम से आपको लिख देना है पेपर में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल, जैसे CH3COOH, इसके बाद दूसरा है NH4OH, इसके बाद H2CO3 हो जाएगा, इसके बाद H3BOO3 आदि। ये मतलब सभी एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के क्या है, धातु के एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो है जब हम इसको क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य से जलीय और जलीय मतलब दो बार लिख दिए, जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवों विलायकों के साथ जब इसको विलायक में मतलब जब डालते हैं तो ये कम आयनन देता है, ठीक है। जो कि अत्यधिक तनुता पर पूर्णतः आयनन कम हो जाता है, तो इसलिए दुर्बल, इसको कमजोर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका न्यूमेरिकल, अच्छे से समझिएगा, वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है, आपको दिख रहा है ना। इसी अभिक्रिया का ईएमएफ ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल क्या है, Zn यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है प्लस 2Ag प्लस AQ के फॉर्म में ये है, ठीक है। जब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, Zn दो को धन आयन, ठीक है, दो धन आयन AQ के फॉर्म में प्लस 2Ag ये सॉलिड में प्राप्त हो जाता है, मतलब ठोस में, ठीक है। तो ये जो आपका दिया है एक समीकरण, अभिक्रिया करके इसका ईएमएफ क्या करना है, ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या चीज इसमें दिया है, ठीक है। देखिए ई नॉट यहाँ पे Zn दो धन आयन अपान Zn इक्वल टू इतना मान होता है, ठीक है, माइनस का 0.76 वोल्ट होता है। जबकि ई नॉट Ag का यहाँ पे जो सिल्वर होगा प्लस अपान Ag का मान कितना होगा, प्लस में होगा 0.80 वोल्ट में। कह रहा है कि इसका मतलब विद्युत वाहक बल बताइए। तो सिंपल सा इसका बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ तो है नहीं इसमें। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट यानी कि सेल का लगाएंगे यहाँ पे, ई नॉट यानी कि सेल वाला, ई नॉट सेल, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी बच्चे को मालूम है कि ये जो होगा ई वाला कैथोड वाला ई लगाएंगे, ई यानी कैथोड, कैथोड। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस लगता है, और यहाँ पे ई एनोड, एनोड, ठीक है। इस तरीके से इसी फॉर्मूले पे कर लेंगे, जैसे ई नॉट ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ई कैथोड, कैथोड का मान कितना दिया है, तो 0, ये माइनस में 0.76 वोल्ट में, तो यहाँ पे माइनस में 0.76 वोल्ट में। अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखिए इसमें सूत्र में माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस से गुणा होगा। तो आप जो भी चाहे वैसे कर सकते हैं चाहे माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए फिर इसका कितना है, प्लस में दिया है एनोड वाला 0.80, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई नॉट इज इक्वल टू 1 जोड़िए इसको 1.56 वोल्ट में आ जाएगा। यही विद्युत वाहक बल आ गया हम लोग का, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं ना। क्या है अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% इस बार पूछा जाएगा कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम बताइए क्या होता है। फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम क्या होता है, तो बताएंगे इसके थ्योरी के माध्यम से कि इस नियमानुसार विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है, जिसे हम फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम कहते हैं। समझ रहे हैं ना, इसी को क्या बोलेंगे, प्रथम नियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छे समझ लीजिए, इसको बोलेंगे प्रथम नियम। इसके बाद हम चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं। क्या है कि CuSO4
जो यहाँ पे धातु लिया है CuSO4 विलयन को क्या किया है कि 2.0 एम्पियर की धारा के साथ 450 सेकंड तक विद्युत अपघट्य किया गया। उसमें लाइट देकर के विद्युत अपघट्य कराया गया, जो कि कैथोड पर किया गया। यहाँ पे देखिए, जो कि कैथोड पर, ये किया नहीं होगा, जो कि कैथोड पर निक्षेपित कापर के द्रव्यमान की गणना करना है। कापर के द्रव्यमान की गणना, यानी इसका द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। जबकि कापर का यहाँ पे दिया है परमाणु क्रमांक। यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले समझा देते हैं इसमें क्या चीज दिया है, वो तो हम करेंगे। सबसे पहले कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया के थ्रू ही इसका मान निकालेंगे, ठीक है, द्रव्यमान का मान। तो सबसे पहले अभिक्रिया क्या है, कॉपर 2 धन आयन प्लस, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बना, कॉपर। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या मान दिया, 2 एम्पियर धारा दिया है, तो आई बराबर लिख देंगे यहाँ पे 2 एम्पियर। समझ रहे हैं ना, 2 एम्पियर धारा और समय कितने सेकंड के लिए दिया है, तो 450 सेकंड के लिए विद्युत अपघट्य कराया है। फैराडे का नियतांक क्या होता है, फैराडे का नियतांक का फॉर्मूला होता है, मान होता है F इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। अब इसी के ये 3 मान के माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए Q इक्वल टू आई इंटू टू, आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, जिससे हम लोग आराम से Q का मान निकाल लेंगे इस मान को रख के, ठीक है। इसे 2 गुणे 10 2 गुणे 450, 2.0 कहिए या 2 भी कह सकते हैं। 450 समय है, 900 कूलाम आ जाएगा ना जब इसको आपस में गुणन करेंगे, ठीक। तो ये Q का मान आ गया, Q का मान आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉपर का तुल्यांकी भार लिखेंगे। यहाँ पे बोला है ना कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है, तो सबसे पहले इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। जब तक भार नहीं आएगा तब तक वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 63 इसका परमाणु क्रमांक दिया है यहाँ पे कॉपर का, तो यहाँ पे कॉपर यानी 63/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो बटे 2। और यहाँ पे जब 63 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांकी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे। इसके बाद लास्ट में कॉपर का द्रव्यमान निकालेंगे, तो कॉपर का द्रव्यमान जो होगा ये हो जाएगा E इंटू क्यू अपान एफ। ई जो है आपको तो मालूम है ही है, ई क्या है अभी हम लोगों ने निकाला है। क्यू क्या है, आवेश है, जो कि ये 900 कूलम में आया है। एफ क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए फैराडे का नियतांक जो है 96,500 कूलम, इसी पे मान को रख के सॉल्व कर लेंगे बस। ई का मान 31.5, ठीक है, 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांक वही है, गुणे क्यू 900 कूलम, बटे में क्या लिखे हैं एफ फैराडे का नियतांक 96,500। अब क्या किया, इसको हल किए, 2 को 0 से 2 को 0 कटा दिए हैं। अब यहाँ से देखिए 965 है, ऊपर 31.5 गुणे 9, ये दोनों को आपस में गुणा किए हैं, जितना आया उसमें 965 से भाग दिए तो 0.293 ग्राम, ये आ गया इसका आंसर। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये पेपर में आता है इस बार तो ऐसे साफ साफ अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप 100% अच्छे नंबर लाएंगे केमिस्ट्री में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देख पा रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी सेलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद है कोलराउस का नियम, अच्छे से पढ़ के जाइएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। कोलराउस का नियम क्या होता है, समझ रहे हैं ना। लिखेंगे कि इस नियमानुसार, यानी किसके नियमानुसार, कोलराउस के नियमा के अनुसार, कहेंगे कि इस नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत क्या है, अनंत तानुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं क्या है, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। समझे कि नहीं, कि इस नियमानुसार यदि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। समझे, आगे चलिए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देते हैं कैसे बराबर होता है कोलराउस के नियम में। देख रहे हैं ना, ये इन्फिनिटिव और यहाँ पे एम, इन्फिनिटिव से एम जो है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य लेमडा जो है HCl के साथ, ये किसके बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटिव H धन आयन प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl क्लोरीन जो कि ऋण आयन से बना है। तो ये दोनों है कोलराउस के नियम के अनुसार, जो कि ये क्या होते हैं, मोलर चालकताओं के धन और ऋण के दोनों के बराबर हो जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद अगला है क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसका आपको परिभाषा अच्छे से पढ़ के जाना है। 2024 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फ्यूचर में आगे की बोर्ड एग्जाम, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं। इसके मानक कह रहा है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी क्या होती है, प्राप्त होती है, उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। रासायनिक यहाँ पर होगा, रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ रहे हैं ना, एक बार फिर समझ लीजिए बाबू कि धातुओं जो है और अधातु, ये दोनों है ना, धातु और अधातु दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हो जाए उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझे। अब पेपर में पूछेगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित कीजिए तथा इसकी एक लक्षण भी लिखिए या दो लक्षण लिखिए, ऐसे भी पूछेगा। तो देखिए इसका वैद्युत रासायनिक श्रेणी की एक लक्षण बता देता हूं कि क्या होता है। देखिए श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर, श्रेणी जो लगी है उस श्रेणी में ऊपर से किधर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता क्या होने लगती है, घटती है, जबकि नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो अपचयन क्षमता बढ़ती है। ये इसका लक्षण होता है। अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हूँ, चैनल का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, तीनों में जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।